बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप इस तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा सर, जैसे अभी आप यहाँ फ्री लाइव क्लास देख रहे हैं वैसे ही आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं। साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि अभी यहाँ पर आप फ्री क्लासेस देख रहे हैं वैसे ही फ्री क्लासेस आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहाँ फ्री में अपने मोबाइल नंबर से आपको साइनअप करना होगा। अगर आप साइनअप कर लेते हैं तो उसके बाद आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अगर फ्री लाइव क्लासेज में आपको लगता है कि आपको रेलिवेंट मटेरियल मिल रहा है और आप इससे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, एजुकेटर्स आपको पसंद आ रहे हैं, कोर्सेज आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़कर सारे के सारे कोर्सेज में, सारे के सारे लाइव क्लासेज में, रिकॉर्डेड क्लासेज में एक्सेस पा सकते हैं। प्लस के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो कहीं भी किसी भी जगह बैठ के आप क्लास कर सकते हैं। लाइव सेशंस आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस आप देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ साथ आपको मल्टीपल एक्सेस मिलता है। स्ट्रक्चर्ड वे में पेडागोगी मिलती है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड पेडागोगी का मतलब ये होता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरे के पूरे कोर्सेज देख सकते हैं, स्टार्टिंग टू एंड, है ना। पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलता है। एक विषय से में एक से अधिक एजुकेटर डील करते हैं। जो आपको पसंद आए आप उनसे पढ़ सकते हैं। प्लस ज्वाइन करते हैं तो सारे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्विजेज सब आपके लिए फ्री हो जाते हैं। पीडीएफ, रेलिवेंट मटेरियल जो भी डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं सारे के सारे आपको मिलते हैं। तो चलिए, इस समय ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ कि अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो 2 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, और आप 24 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो 3 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। साथ साथ अगर आप मनी इशू है, आप सब्सक्राइब को नहीं करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ कर लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर टेस्ट सेक्शन में जाके आप अनअकैडमी की स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी की स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छी रैंक हासिल करते हैं तो 1 से लेकर 25 रैंक तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें फर्स्ट रैंक को आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, सेकंड थर्ड को 50% स्कॉलरशिप मिल रही है, 4 से लेकर 25 तक को 25% स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ साथ भैया ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे चल रही है RORO के लिए, हाई कोर्ट, और UPPSC RORO के लिए भी फ्री टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे को चल रही है। चलिए, तो सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPPSC, यूपी ट्रिपल एससी, या अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, तो मेरा ये रेफरल कोड है VT Live। इस रेफरल कोड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ साथ आप वेपल्टन इस रेफरल कोड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। चलो, तो सवालों की श्रृंखला हम लोग शुरू करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। सवाल थोड़े बड़े होंगे, सवाल आपको लगेगा कि ये RORO के रेलिवेंट नहीं है, PCS प्री के रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। इतने ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और लगभग अगर 20 सवाल पॉलिटी के आते हैं तो इसमें 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है। बाकी सवाल कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बड़े सवालों को हल करेंगे, कॉन्सेप्ट सारे सीखेंगे, तो इसमें आपका पूरा का पूरा फैक्ट, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्या होता रहता है, तैयार होता रहता है। तो ऐसा मत सोचा करिए। चलिए, पहला सवाल आपका लिखा हुआ है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक MLA के वोट का जो मूल्य होता है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। प्रत्येक MLA अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। MLA के वोट का वैल्यू, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, सबसे पहले तो ये समझिए। तो हमारे भारत देश में अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं सर, तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन भारत देश में सर इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी डायरेक्ट हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है सर, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं MP और MLA। MP पार्टिसिपेट करता है और MLA प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं STBS। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा सिस्टम है सर कि जिस अनुपात में आपको वोट मिलता है उसी अनुपात में आपको शक्ति मिलती है। यहाँ FPTP सिस्टम की तरह नहीं होता है कि अगर आप 10% वोट पा के भी सबसे ज़्यादा वोट पा रहे हैं, और 10% वोट ही है लेकिन सबसे ज़्यादा है तो आप जीत जाएंगे, ऐसा यहाँ नहीं होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। तो MP और MLA दो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों की वोट की वैल्यू निकाली जाती है।
एमएलए की जो वोट की वैल्यू निकलती है वो ऐसे निकलती है। एमएलए की वोट की वैल्यू जैसे उत्तर प्रदेश के किसी एमएलए की निकालनी है तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलए, टोटल इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, इंटू 1/1000, ये एमएलए की वोट की वैल्यू होती है। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वही क्या सबकी है क्या? नहीं, अलग अलग राज्य की अलग अलग है ना। अब अलग अलग राज्य की अलग अलग जनसंख्या है तो जाहिर सी बात है कि एमएलए की जो वोट की वैल्यू होगी वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होगी। तो इसीलिए जो कह रहा है कि एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग राज्यों में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकलती है? तो एमपी की वोट की वैल्यू निकलती है जितना एमएलए की वोट की वैल्यू आई है ना, यानी सम ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज, यानी सभी विधायकों के मतों का मूल्य का योग अपॉन टोटल इलेक्टेड एमपीज। तो ये क्या है? तो ये है भैया, ये निकला आपको एक एमपी का वोट का वैल्यू। तो लोकसभा के सदस्यों का वोट का वैल्यू और राज्यसभा के सदस्यों के वोट की वैल्यू दोनों क्या होती है? समान होती है। इसमें लिखा अधिक है तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? एक होगा। ठीक है, हाँ चलो आगे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? पहली चीज़ तो एमपी इलेक्टेड वाले सारे भाग ले सकते हैं, एमएलए सारे भाग लेते हैं इलेक्टेड वाले सभी राज्यों के, और एमएलए भाग लेते हैं दिल्ली और इलेक्टेड वाले दिल्ली और पुडुचेरी के। जम्मू कश्मीर का भी स्पष्ट नहीं है, दिल्ली एंड पुडुचेरी के। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं यानी पार्ट करते हैं। अब देखो मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? तो मुख्यमंत्री वो हो सकता है या तो वो असेंबली का मेंबर हो या तो वो काउंसिल का मेंबर हो, या तो विधानसभा का हो या तो विधान परिषद का हो। कहीं का भी नहीं है तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। तो एक बात बताइए, इसमें कह रहा है कि मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तो देखो निम्न सदन वाले के सदस्य को क्या बोलते हैं? एमएलए। ठीक, और एमएलए तो पार्टिसिपेट करता है। उच्च सदन वाले को क्या बोलते हैं? एमएलसी। तो क्या एमएलसी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं, एमएलसी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, अरे भाई मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकता है ना, उच्च सदन वाला भी बन सकता है, निम्न वाला भी बन सकता है। तो उच्च सदन का सदस्य एमएलसी वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारे यहाँ एथिक्स भी, अगर पेपर 4 आपका आता है एथिक्स जीएस पेपर 4, तो एथिक्स की तैयारी के लिए भी आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आप एथिक्स की तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आ रहा है एथिक्स का, तो उसको पढ़ सकते हैं, हमारे मनोज सर पढ़ा रहे हैं। और ये बैचेज हैं, देख लीजिए आप कि ये बैचेज हैं हमारे यहाँ। पहले तो ऑप्शनल देख लीजिए कि इन 6 ऑप्शनल में आपका कोई भी ऑप्शनल है तो उसी में आप कर सकते हैं, यानी अलग से फ़ी नहीं देना पड़ेगा आपको। अलग से फ़ी नहीं देना पड़ेगा इन द सेंस कि आप जो सब्सक्राइब करेंगे जीएस वाली जो फ़ी है उसी फीस में आप ऑप्शनल भी कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी और पवेड अपने यहाँ उपलब्ध है। और ये क्विक रिवीजन कोर्स है, आर का भी लॉन्च हो गया है, और साथ साथ ये ऑनगोइंग कोर्स एक जीएस का क्रैश कोर्स चल ही रहा है। तो इन दोनों में इनरोल करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आर का आपको 3 नवंबर को लॉन्च हुआ है। ठीक है, चलो इस सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि को समाप्ति को भिन्न किस कारण से उत्पन्न हुई रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए? क्या कह रहा है भैया? यानी कुल मिला के थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी उटपटांग लिखी हुई है, टाइपराइटर का नशा है ये। खैर ये पूछने की कोशिश ये कर रहा है कि कितने दिन के भीतर चुनाव हो जाना है अगर पद खाली हो गया तो, यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ऐसी स्थिति में कितने दिन में चुनाव हो जाना है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है रिक्ति होने के 6 माह के भीतर, दूसरा कह रहा है रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष बाद, और तीसरा कह रहा है रिक्ति की तिथि से 9 माह के बाद, और रिक्ति की तिथि से 7 माह के बाद। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए पहली बात तो ये समझिए कि हमारे भारत देश में टाइम टू फिल द वैकेंसीज के बारे में जो आर्टिकल कहता है वो आर्टिकल 62। राष्ट्रपति से संबंधित जो डायरेक्ट प्रोविजन जो सीधे एक लाइन में लिखे हुए हैं 52 से लेकर 62 तक लिखे हुए हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा,
54 इलेक्टोरल कॉलेज यानी कौन कौन उसके चुनाव में भाग लेगा इसके बारे में बताता है। 55 निर्वाचन के तरीके की बात करता है। 56 कार्यकाल बताता है। 57 बताता है कि एक व्यक्ति कई बार भी हो सकता है राष्ट्रपति। 58 उसकी क्वालिफिकेशन बताता है और 59 उसकी कंडीशन बताता है, शर्तें। 60 बताता है शपथ के बारे में। 61 बताता है महाभियोग के बारे में, हटाने की प्रक्रिया। और 62 आपका बताता है ये जिसके बारे में ये सवाल है। तो एक बात पहले बताइए, ये लिख रहा है 62 की भैया 5 साल पूरे होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है। सबसे पहली बात तो ये लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 5 साल पूरे होने के पहले, यानी 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर लेना है? करा लेना है, पहली बात। दूसरा, अगर राष्ट्रपति बीच में कभी भी पद खाली हो जाता है 5 साल के भीतर, तो कितने दिन में उसका इलेक्शन कराना है? तो 5 साल के भीतर अगर कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही सेम बात उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, यही सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर खाली होता है, क्योंकि कितने दिन के भीतर चुनाव कराना होता है, तो एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या करना होता है? कराना होता है। लेकिन राष्ट्रपति में क्या है? राष्ट्रपति में 6 महीने के भीतर इलेक्शन आपको कराना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले सवाल कह रहा है कि संघीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा, आप संघीय प्रणाली, फेडरल स्ट्रक्चर, तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? पहली चीज़ तो विश्व के स्तर पर फेडरल स्ट्रक्चर के क्या क्या पॉइंट होते हैं ये आपको समझना चाहिए। फिर कह रहा है इंडियन फेडरेशन, तो यहाँ भारत की राजनीतिक प्रणाली में पूछ रहा है कि भारत देश में जो फेडरल सिस्टम है, यानी इंडिया का फेडरेशन यूनिक फेडरेशन कहा जाता है, सुजेनरस फेडरेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शक्तियाँ केंद्र की तरफ क्या है? झुकी हुई हैं। अब कह रहा है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में क्या नहीं पाया जाता? दोहरी नागरिकता, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की व्याख्या न्यायालय करता है। निर्वाचन जो लिखा हुआ है ये निर्वचन है सर, निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन, इलेक्शन नहीं है ये, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की व्याख्या। ठीक है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, संविधान की व्याख्या की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, बताइए भैया। तो समझिए, अगर हम बात करें फेडरेशन की, तो जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर के अगर फीचर हम देखेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप होती है। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें, तो भारत देश में जिस फेडरेशन को अपनाया गया है वो अमेरिका का क्लासिक फेडरेशन नहीं है। भारत देश में डुअल सिटीजनशिप को ना अपना के भारत देश में क्या अपनाया गया? भारत देश में सर एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। क्या? एकल नागरिकता का प्रावधान भारत देश में है, यानी भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण, तो बिल्कुल सर संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण भी है। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है ना। हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट को क्या है? इंटरप्रिटेशन का भी अधिकार है, संविधान की व्याख्या का। दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है। दोहरी नागरिकता आप देखेंगे तो अमेरिकन फेडरेशन में आपको दिखाई पड़ेगी कि वहाँ केंद्र की अलग, अमेरिका की अलग नागरिकता और साथ साथ राज्यों की अलग नागरिकता। तो ये डुअल सिटीजनशिप का स्ट्रक्चर आपको यूएस यानी कि अमेरिका में दिखेगा, लेकिन भारत देश में ऐसी संरचना आपको नहीं दिखेगी, भारत देश में ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा सर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में, नहीं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ब्रिटेन की शासन, देखो भारत देश में जो संसदीय, पहले तो इसको लगाइए, पहले सवाल पढ़िए और देखिए समझिए, फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए, भारत की शासन प्रणाली की अगर हम बात करें, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की, तो भारत देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी भारत देश में जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है, ये कहाँ से ली गई है सर? ये ब्रिटेन से ही ली गई है, यानी यूके से ही ली गई है एक तरीके से, है ना, इंग्लैंड से ही बोरोड है, क्योंकि इंग्लैंड हमारे भारत देश में शासन था, इस शासन करता था, इस शासन प्रणाली से हम फेमिलियर थे। ये सारे कारण रहे कि हमने इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया, है ना। अगर देखा जाए हमने लोकतंत्र को अपनाया है, तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो संस्थाओं के आधार पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सामान्यतः एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री, है ना। और अगर शक्ति विभाजन के आधार पर देखें तो यूनिटरी होती है, फेडरल होती है। ठीक है, हमारे यहाँ फेडरल है, लेकिन फेडरल भी है लेकिन एकात्मक की तरफ झुकाव है, यानी यूनिट की तरफ टिल्ड है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में देखें तो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिखाई पड़ता है। हाँ,
कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ना। आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 अगर आप देखेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है ना। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तो अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें सर, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ, यानी कोई भी चीज़ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है इस बात को चेक करना। तो हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिव्यू का राइट है, यानी किसी भी कानून या आदेश, संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून या आदेश का क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, देख सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, और अगर वैलिड नहीं है तो उसे नल एंड वाइड भी डिक्लेयर कर सकती है। तो यह न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट आपको इंग्लैंड में नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी ब्रिटेन में ही आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट द्विसदनी व्यवस्थापिका, तो हाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर सर यहाँ भी है, इंग्लैंड में भी है। ठीक है, हालांकि भारत देश में राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यों को रिप्रेजेंट नहीं करती है, इलीट हाँ बड़े क्लास को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन फिर भी बाई कैमरल वहाँ भी है, बाई कैमरल यहाँ भी है। वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका, बिल्कुल सर, वास्तविक कार्यपालिका हमारे भारत देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, और नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे भारत देश में राष्ट्रपति है, यानी प्रेसिडेंट है। ठीक है ना। और यही देखा जाए अगर वहाँ, तो वहाँ पर भी यही होता है, इंग्लैंड में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, और नाम मात्र की कार्यपालिका वहाँ रानी जी हैं। तो यही डिफरेंस है वहाँ पर। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ रिपब्लिक नेचर है, यानी हमारे भारत देश का प्रमुख चुनकर आता है, लेकिन वहाँ चुना हुआ नहीं है, वहाँ मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, वहाँ राजा के ही वंश का कोई आगे चल के फिर से रानी राजा बनेगा। ठीक है, तो ये अंतर आ जाता है। ठीक, चलिए, तो आई होप आप समझ चुके होंगे इसको। आगे आते हैं, अगला सवाल क्या है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर संसदीय प्रणाली पूछा गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि मंत्रिमंडल में संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, हाँ संसद के सदस्य मंत्रिमंडल का भाग होते हैं, यानी मंत्रिमंडल में होते हैं। दूसरा कह रहा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा कह रहा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्य का अध्यक्ष ही क्या होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ठीक, तो इस सवाल को जरा करने की कोशिश करना जो है, मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य। तो चलो इंडिया में अगर देखा जाए तो भारत देश में मंत्री कौन बनता है, भारत देश में मंत्री या तो लोकसभा का मेंबर होगा या तो राज्यसभा का मेंबर होगा, है ना, या तो लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सदस्य है, तो वही व्यक्ति क्या होता है, मंत्री। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है। तो जाहिर सी बात है सर, संसद के सदस्य हमारे भारत देश में मंत्री बनते हैं कि नहीं, तो संसद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, यस सर, यानी कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से क्या है, संबंधित होती है। यही अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ये नहीं होता है ना। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग वर्क कर रही होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड निर्भर नहीं रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित नजर आ रही हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास, बिल्कुल सर, हमारे भारत देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है, उत्तरदायी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, मतलब कि अगर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक बनी रहेगी जब तक लोकसभा में उसका क्या है, बहुमत है, यानी जब तक लोकसभा में उसकी क्या है, मेजोरिटी है। अगर मेजोरिटी गए हो तो सरकार गए हो, यानी कि मंत्रिपरिषद का बने रहना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बने रहना लोकसभा में बहुमत के बने रहने पर निर्भर करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बने रहना लोकसभा में बहुमत पर, यानी जब तक लोकसभा में उनका विश्वास प्राप्त है, जब तक मेजोरिटी है तब तक वो क्या रहेंगे, बने रहेंगे। यानी जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर क्या रहते हैं, बने रहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगर लोकसभा में मेजोरिटी की, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया यानी अविश्वास प्रस्ताव आया, जैसे ही बहुमत गया, ठीक है, वैसे ही पूरे की पूरी, हाँ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो इसका मतलब ये होगा मेजोरिटी नहीं है, तो वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या देना पड़ जाएगा, इस्तीफा। कह रहा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है, लेकिन राज्य का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है। तो भारत देश में सरकार का अध्यक्ष और राज्य का अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति
और सरकार का अध्यक्ष या मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका में दोनों सेम होते हैं। अमेरिका में राज्य का अध्यक्ष मंत्री और जो है, हाँ, वास्तविक नॉमिनल ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अमेरिका में ही सरकार का अध्यक्ष और राज्य का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति और मंत्री, यहाँ राज्य का मतलब देश समझिए, है ना। और सरकार का भी अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और ये कौन होगा? ये प्रेसिडेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? इसमें होगा फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप कोई डाउट नहीं है। आप करिएगा। चलिए, कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें कह रहा है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय है, यानी स्वयं न्यायालय में इन्फोर्सिएबल नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। उद्देशिका उस सोर्स को रिफ्लेक्ट करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राधिकार प्राप्त करता है, यानी जहाँ संविधान को अथॉरिटी मिलती है, जहाँ से शक्तियाँ संविधान को मिलती है, उसे रिफ्लेक्ट करती है। बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से करिए। चलिए, प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो आपको पता है सर कि प्रियम्बल हमारे संविधान का ट्रेलर है ना। प्रियम्बल वो है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान में क्या करना चाहते थे, हमारा उद्देश्य क्या है, हम संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, किस तरह का बनाना चाहते हैं, यानी संविधान जो स्थापित करना चाहता है, जो उद्देश्य है, हम पॉलिटी को किस नेचर में डालना चाहते हैं, वो हमने कहाँ बताया? प्रियम्बल में। तो सेकंड सही है, ठीक है। और प्रियम्बल की जो पहली लाइन है जो कह रही है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया कहने का यही मतलब है कि सर हमारे भारत देश में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। सुप्रीम पावर कौन है? जनता। यानी संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है सर? तो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर जनता से मिलती है, यानी पीपल से मिलती है। संविधान को शक्तियाँ पीपल से मिलती हैं, यानी जनता से मिलती हैं। तो सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। हालांकि संविधान को शक्तियाँ प्रियम्बल से नहीं मिलती हैं, है ना। अगर ऐसा लिख लिया जाए कि संविधान को शक्तियाँ क्या प्रियम्बल से मिलती हैं, गलत होगा। संविधान को शक्तियाँ पीपल से मिलती। उद्देशिका यानी ये जो प्रियम्बल है, ये उस सोर्स को दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी प्रियम्बल इंडिकेट्स, ठीक है। अभी यहाँ लिख दिया गया था प्रियम्बल इज द सोर्स, तो गलत हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ लिखा है प्रियम्बल इंडिकेट, तब ये क्या है? सही है ना। प्रियम्बल उस सोर्स को इंडिकेट करता है। कौन सा सोर्स? ये बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रियम्बल उस सोर्स को इंडिकेट करता है जहाँ संविधान को अपनी शक्तियाँ मिलती है। संविधान को अपनी शक्ति कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है। और संविधान को अपनी शक्ति जनता से मिलती है, कहाँ लिखा हुआ? प्रियम्बल में लिखा हुआ। प्रियम्बल में लिखा हुआ मतलब प्रियम्बल क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रियम्बल इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि संविधान शक्तियाँ कहाँ से मिलती है। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है? सही, ठीक है। पहला कह रहा है कि उद्देशिका न्यायालय में इन्फोर्सिबल नहीं, तो बिल्कुल सर मैंने आपको बताया है कि प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल, यानी प्रियम्बल के किसी भी कंटेंट को आधार बनाते हुए हम कोर्ट पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, यानी न्यायालय में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। यानी प्रियम्बल क्या है? न्यायालय में इन्फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। तो पहला भी स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा 1, 2 एंड 3, राइट। हाँ, देखिए इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं देखिए कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। एक बात समझिए, पहले हम बात कर रहे थे प्रियम्बल की, बताते हैं फिर से एक बार। देखिए हाँ जी, हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? देखो एक बात समझिए, ये इंडिकेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो ऐसे समझो। देखिए पहली चीज़, प्रियम्बल की जो पहली लाइन है, बी द पीपल ऑफ इंडिया,
बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, हम भारत के लोग, यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या कह रहा है, प्रियम्बल को हम 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। ये प्रियम्बल का पहला पार्ट है। प्रियम्बल का पहला पार्ट बताता है सोर्स, यानी हमें संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती है। प्रियम्बल का दूसरा भाग बताता है नेचर ऑफ पॉलिटी, यानी पॉलिटी को हम किस नेचर में ढालना चाहते हैं। प्रियम्बल का तीसरा पार्ट बताता है ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य, संविधान के पीछे का उद्देश्य क्या है। प्रियम्बल का जो चौथा भाग है वो आपको बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन, ठीक है। तो प्रियम्बल का जो पहला भाग है ये यही है, ये बता रहा है संविधान की शक्तियों का स्रोत। तो भैया संविधान किसने बनाया, संविधान सभा में। संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे वो लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमको, जनता के प्रतिनिधि थे। तो अर्थात संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिली, जनता को। आज संविधान में संशोधन कौन करता है, संसद। संसद में जो लोग हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें, ठीक है। तो यानी अमेंड भी कौन कर रहा है, हम। तो संविधान को शक्तियाँ जनता से मिलती हैं। तो संविधान को शक्तियाँ जनता से मिल रही हैं, ये बात कहाँ पर लिखी है, कहाँ दिखाई पड़ रही है, तो ये बी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ने पर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये होती है, आप इस सवाल को ऐसे गलत करते हैं कि संविधान को शक्तियाँ प्रियम्बल से मिलती है। नहीं, संविधान को शक्तियाँ प्रियम्बल से नहीं मिलती। संविधान को शक्तियाँ कैसे मिलती, जनता से। लेकिन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है प्रियम्बल, रिफ्लेक्ट हो रहा है ये प्रियम्बल में, ठीक है। तो ये इसलिए स्टेटमेंट ये आपका सही है कि प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, और ये इसमें प्रियम्बल से एक सवाल और आप गलत करते हैं कि देखो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे संविधान के अन्य प्रावधान संविधान सभा में पारित हुए हैं, वैसे ही ये भी संविधान सभा में पारित किया गया है, उसी प्रक्रिया के तहत, है ना, संविधान सभा की पूरी सहमति से, अतः ये भी संविधान का पार्ट है। लेकिन एक बात समझिएगा, संविधान का भाग जरूर है, लेकिन ये कानून बनाने की संस्था पर किसी भी प्रकार का सीमा या लिमिटेशन नहीं लगाता है। ना तो लेजिस्लेचर को इससे कोई शक्ति प्राप्त होती है, ना ही लेजिस्लेचर पर ये कोई लिमिटेशन स्थापित करता है, ठीक है। ये स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वैसे भी ये जस्टिसिएबल, इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी प्रियम्बल के किसी भी कंटेंट को आधार बनाते हुए आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, संशोधन हो सकता है, बिल्कुल सर, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है डेफिनेटली, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अब मूल ढांचा क्या है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में ये डॉक्ट्रिन आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं। एंड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, ये कौन बताता है, सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे प्रियम्बल का कोई ऐसा शब्द आप बताइए कमेंट करके जो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो, बताइए। ऐसा कोई शब्द है आपको याद आ रहा है प्रियम्बल में लिखा हुआ कोई वर्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कभी बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, सर सेकुलर है ना। एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का पूरा अगर सारे सवाल आप देखें तो प्रियम्बल यूएस से इंस्पायर है। प्रियम्बल की भाषा की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल की भाषा ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर है, ठीक है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर है, भाषा की भावनाएं मतलब, ठीक है। और जस्टिस की आइडियोलॉजी है, जस्टिस का आदर्श है रूस की क्रांति से। फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी का आदर्श कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से क्या है, इंस्पायर है। तो प्रियम्बल से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे के सारे सवाल आपके क्या हैं, बन चुके हैं, यानी सारे के सारे सवाल आप देख चुके हैं, ठीक है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। तो अब तो खैर ख़त्म है, हाँ, सवाल समाप्त है। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा कि अगर आप अपर की तैयारी कर रहे हैं, या लोअर पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, या आरओ की आप तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, या पेट की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, वीओ या ऑप्शनल की किसी की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, यानी उसी सेम फीस में हमारे यहाँ ऑप्शनल भी उपलब्ध है। ऑप्शनल में हमारे यहाँ 6 ऑप्शनल उपलब्ध हैं। 6 ऑप्शनल में आप हिंदी पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है, पवेड पढ़ सकते हैं, ठीक। पवेड, बाकी एक नहीं याद आ रहा है, रुकिए बताता हूँ मैं आपको, ये है देखो,
है ना। पवेड है अपने यहाँ 1 हो गया, हिस्ट्री 2 हो गया, हिंदी 3 हो गया, सोशियोलॉजी 4 हो गया, फिलोसफी 5 हो गया, ज्योग्राफी 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 ऑप्शनल कोर्सेज उसी सेम फीस में अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ऑप्शनल के लिए आप अलग पे करते हैं, और जीएस के लिए आप क्या करते हैं, जीएस के लिए आप अलग पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। और साथ साथ जितने भी कोर्सेज यहाँ स्टार्ट होते हैं, तो जितने भी कोर्सेज स्टार्ट होते हैं उन सारे के साथ, जैसे कि आप 24 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी प्लस पर, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पर 24 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं, ध्यान रखिएगा इन 24 महीने में जितने भी बैचेज स्टार्ट होंगे सारे बैच आप कर सकते हैं। सारे करने की क्या ज़रूरत है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो करिए, है ना। सारे बैच आप कर सकते हैं, और उसमें उसका रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, अनलिमिटेड जितनी बार चाहें उतनी बार। लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, अनलिमिटेड जितनी बार चाहें उतनी बार आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ एक विषय के 4 एजुकेटर हैं। अगर आप एजुकेटर के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं कि जैसे आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब सारे एजुकेटर के अपने अलग अलग कोर्सेज डिजाइन होकर आते हैं। तो अगर आप सोच लीजिए जैसे हिस्ट्री के 4 एजुकेटर, चारों एजुकेटर की क्लासेज आपने देखी, जो आपको पसंद है उनका एक कोर्स आप हिस्ट्री का देख लीजिए, प्रीलिम कम मेंस का। ठीक है, एक रिवीजन कोर्स देख लीजिए, हो गया हिस्ट्री तैयार। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के एक एजुकेटर हाँ सिलेक्ट कर लीजिए, उस एजुकेटर को चूज कर, हाँ चूज करने में हो सकता है थोड़ी आपका असुविधा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो चूज कर लेंगे, हाँ उनका देख लीजिए। ऐसे ही करके आप सारे के सारे पूरा का पूरा जीएस अपना क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और हमारे यहाँ सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स आपके यहाँ क्या है, उपलब्ध है। हाँ, खैर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप देखते हैं। और इसके साथ साथ देख लीजिए फी स्ट्रक्चर की बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, आज समय है तो देखिए। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन का फीस है आपको 13,600 रुपये है, 12 महीने का 9,350 रुपये है, 6 महीने का आपका 7,650 रुपये, 3 महीने की आपकी 4,250 रुपये। ठीक है, हाँ, लेकिन 1 महीने का ये 1,700 रुपये। अब यहाँ समझिए ज़रा सा कि ये जो फी स्ट्रक्चर आपका है, इसमें अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे VT लाइव, या इसके अलावा आप ये भी रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं VIVUL विपुल 10, ये रेफरल कोड अगर अप्लाई करेंगे तो आपका 10% ये डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट हो गया, फी स्ट्रक्चर इधर आया है देखिए, ये 24 महीने का आपका 12,240 रुपये का। ठीक है, हाँ 12 महीने का आपका 8,415 रुपये का। ठीक है, 6 महीने का आपका 6,885 रुपये का, और 3 महीने का। हालांकि आप ये 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का ना लें, आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो आप 24 महीने या 12 महीने का लें, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना है। अब पूरे कोर्स में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, हाँ हिंदी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, तो ये सब पढ़ना है। और एक विषय पे अगर आप बहुत डेडिकेशन से डटे हुए हैं तो मान के चलिए एक विषय पर पूरा का पूरा आपको लगभग 3 महीने का समय देना पड़ता है। ठीक है, एक विषय में अगर पूरी की पूरी प्रैक्टिस के साथ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 3 महीने का समय प्लस रिवीजन तो आपको करना ही करना है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो 7 मेजर सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें 21 महीने हो जाएगा। तो 21 महीने प्रॉपर आपके पास होने चाहिए। अगर आप बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप आधा कर दीजिए भाई। हाँ, जहाँ आप 3 महीने दे रहे हो वहाँ 2 महीने कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, मान के चलिए 1 साल 2 साल। मैं ये कहूँगा कि आप 24 महीने का सब्सक्राइब करें। 24 महीने का अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें 1 बैच या 2 बैच आप आसानी से कर पाएंगे, और 2 बैच में आपका तैयार हो जाएगा। और साथ साथ अगर ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो 12,240 का पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और अगर डिस्काउंट आपको पाना है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ जो फ्री क्लासेज चलती हैं वो फ्री क्लासेज आप देखते रहिए। फ्री क्लासेज आप देखते रहते हैं तो आपके अकाउंट में कुछ कॉइन्स ऐड हो जाती हैं, और जो कॉइन्स आपके अकाउंट में ऐड होती हैं उनसे भी 10% का आपको क्या मिल जाता है, 10% का डिस्काउंट उसमें भी आपको मिल जाता है, अप टू 10%, पूरा नहीं, मतलब जितनी आपकी कॉइन्स होती हैं उसी के हिसाब से आपको क्या मिलता है, हाँ डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ आपको अप टू 10% का डिस्काउंट, यानी एक तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर खुद से आप अप टू 10% ऑफ इधर कॉइन से, और रेफरल कोड से आप 10%, यानी कि अप टू 20% तक का डिस्काउंट आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अप टू 20% का डिस्काउंट आप प्राप्त करेंगे, 12,000 के आसपास आप फीस हो आपकी पड़ेगी। 12,000 रुपये में आप पूरा का पूरा जीएस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ठीक है ना। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेज में जाते हैं तो इसी का आप 1 लाख रुपए देते हैं, यहाँ पर आप इतने में पढ़ रहे हैं, और साथ साथ सर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स डिजाइन है, और एक विषय के यहाँ 5-5 एजुकेटर उपलब्ध हैं, आप जिनसे चाहें आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, खूबी है अनअकैडमी की। ठीक है, और साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा
कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भैया। क्रेडिट कार्ड है तो आप 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 510 रुपये पर मंथ यानी EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 महीने वाला 701 रुपये पर मंथ यानी 500 रुपया मात्र आपको देना है। और इस 500 रुपये में आप क्या कर सकते हैं कि लगातार पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई भी ब्याज नहीं लग रही है, नो कॉस्ट EMI है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नो कॉस्ट EMI। ठीक है, नो कॉस्ट EMI का मतलब कोई भी, हाँ, बैंक कोई भी ब्याज इस पर नहीं लेती है। ठीक है, नो कॉस्ट EMI होती है यानी पूरा का पूरा कंप्लीट आप क्या कर सकते हैं। 500 रुपये, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मनी इशू नहीं है तो 500 रुपये पर मंथ दे के पढ़ाई करना ही बहुत, हाँ, पढ़ाई करने के लिए पर मंथ 500 रुपये देना अगर बहुत बड़ा मनी इशू नहीं है तो कोई कठिन काम नहीं है सर। ठीक है, आप कर सकते हैं। साथ साथ ऐसा भी होता है सर कि हिंदी भाषी राज्यों की तैयारी सब लोग करते हैं। जैसे हिंदी भाषी लोग राजस्थान का भी फॉर्म भरते हैं, बिहार का भी फॉर्म भरते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ का भी फॉर्म भरते हैं। तो हिंदी भाषी राज्यों के लिए सब, अगर आपके यहाँ GS आता है तो GS तो जाहिर सी बात है बदल थोड़ी ना जाएगा। हाँ, वहाँ हो सकता है सिलेबस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो, वहाँ हो सकता है पैटर्न थोड़ा सा अलग हो, लेकिन पूरा का पूरा GS नहीं बदल जाता है। तो इसलिए एक बात का यहाँ पर और आपको ध्यान देना है कि अगर आप BPSC और UPPSC की एक साथ तैयारी, हालांकि हर हिंदी भाषी के लिए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन तो नहीं है हमारे यहाँ कि सारे हिंदी के लिए एक कॉम्बो है, लेकिन BPSC और UPPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे यहाँ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। तो इस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पर नहीं। चलिए, तो हाँ, साथ साथ हमारा अनअकैडमी टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, है ना। मेरा नाम, जैसे कि मैं विपुल त्रिपाठी मेरा नाम है, और मैं अनअकैडमी प्लस पर सर पॉलिटी एजुकेटर हूँ। ठीक है, पॉलिटी लेता हूँ मैं। मेरा पॉलिटी का जो अभी रीसेंट का कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीलिम का मेंस के लिए, वो 6 बजे चल रहा है, 6 PM, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलता है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर। और इसमें अभी हम लोग जो न्यू कोर्स ही है, ये न्यू कोर्स क्या है, लेकिन इसमें 12-13 लेशन हो गए हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 12-13 क्लास रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। अभी हम लोग इसमें आज से जो शुरू करेंगे, हाँ, वो फंडामेंटल राइट आज से शुरू किया है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार शुरू किया है। तो यानी अभी लगभग इसमें 40 से 45 लेसन चलेंगे। अगर आप न्यू ज्वाइन करेंगे तो ये इतना रिकॉर्डेड देखने के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा, फिर आप फंडामेंटल राइट से अपना स्टार्ट करके आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम आज की इस सेशन को हम लोग विराम देते हैं। थैंक यू, नमस्कार।